अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक बड़े और अहम फैसले कर लिए गए हैं और मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 1.5 माह से नाफिज लॉकडाउन को हफ्ते से मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक कारोबार को काम करने की इजाज़त होगी। छोटी मार्केटें, मोहल्ले और देही इलाकों में मौजूद दुकानें भी खुली जा सकेंगी, जबकि बड़े मॉल्स और बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। अब वो कौन कौन से मॉल्स होंगे, कौन कौन सी मार्केटें होंगी जो खुल सकेंगी या बंद रहेंगी, वो मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदे आज हमें शो में बताएंगे। जबकि अब सुबह 8 बजे के बजाय फजर के बाद से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ अस्पतालों की मखसूस OPDs भी मरीजों के लिए खोल दी जाएंगी। अहम बात यह है कि लॉकडाउन को मरहलावार उठाने का ऐलान करते हुए कई सेक्टर्स को काम करने की इजाज़त दी गई है, मगर ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। और तालीमी इदारे मजीद 1.5 महीने बंद रखने का ऐलान किया गया है, यानी अब तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ बोर्ड के इम्तिहानात भी ख़त्म कर दिए गए हैं और तलबा को उनके साबिका इम्तिहान के नंबर्स पर अगली क्लास में भेजने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन से मुतालिक इन तमाम फैसलों की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई, जिसमें चारों सूबों के वुज़राए आला ने शिरकत की। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वुज़रा के हमरा लॉकडाउन को हफ्ते से मरहलावार उठाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि सूबों के खदशात की वजह से ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तफाक नहीं हो सका। हालांकि वो खुद ज़ाती तौर पर चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट खुले, रेलवे खुले। अहम बात यह है कि रेलवे ने 10 मई से महदूद ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया था, मगर आज इस हवाले से फैसला नहीं हो सका। इस बारे में वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए सूबों की हिमायत वो हासिल नहीं कर सके और वज़ीर आज़म ने इस मामले को मज़ीद मुशावरत के लिए फैसले को 2-3 दिन के लिए मुलतवी किया है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम 10 तारीख से ट्रेनें भी चला दें, लेकिन तमाम सूबों की हम हमायत हासिल नहीं कर सके और इमरान खान साहब ने एज ए डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इसको 2-3 दिन मजीद कंसिडरेशन के लिए रखा है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए और हम तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे जो SOP में शामिल हैं। और मुझे तवक्के है कि ईद से पहले इमरान खान की इजाज़त से हम दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने भी कहा था कि अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। हमारे कल प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बात की, मगर आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में उसकी भी मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके बाद एविएशन डिवीज़न के मुताबिक फ़िज़ाई ऑपरेशन की मअतली में 10 मई तक के लिए तौसी कर दी गई है। आज इन फैसलों की मंजूरी दी गई, उसकी तफसील वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबरा असद उमर ने बताई। उनका कहना था कि छोटी मार्केटें खोल दी जाएंगी, मगर बाजार और बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। अस्पतालों की मखसूस OPDs भी खोल दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन पहले की तरह सब कुछ बंद रहेगा, जबकि कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक कारोबार और दुकानें खोलने की तफसील वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने बताई। उनका कहना था कि तमाम सूबों के इत्तफाक राय से इस बारे में फैसला किया गया। हमने मुतफ़िका फ़ैसला किया है सूबों के साथ भी कि हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं और इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी। पाइप मिल्स जिसमें PVC और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनको खोला जाएगा। इसके अलावा हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। कोरोना केसेस को सामने रखते हुए हम ओपनिंग्स करते जा रहे हैं। हम इस सूरत हाल को मॉनिटर करते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद सेक्टर्स को भी खोलेंगे। मुल्क भर में हफ्ते से लॉकडाउन मरहलावार उठना शुरू हो जाएगा, मगर कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तालीमी इदारे बदस्तूर बंद रखने का फैसला किया गया है और बोर्ड के इम्तिहानात भी ख़त्म कर दिए गए हैं। हमें सबसे ज़्यादा वालिदैन और जो तलबा हैं उनकी तरफ से इस हवाले से सवालात आए हैं कि क्या होगा जो 10वीं क्लास में हैं और 9वीं का सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो कैसे फ़र्स्ट ईयर में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में दाखिला लेंगे और फर्स्ट ईयर और का इम्तिहान देने के बाद अगर सेकेंड ईयर का वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो किस तरह उनका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इस हवाले से बताया। तालीमी इदारे सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर
प्रमोशन होगी। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। इसके बावजूद लोगों के सवालात हैं कि अगर बाद में इम्तिहान होते हैं और मैट्रिक में किसी के नंबर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो फिर क्या होगा, उसने जो आगे एडमिशन ले लिया होगा, या फिर इंटर में किसी के नंबर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो आगे एडमिशन का क्या होगा। इस हवाले से सवालात हैं। लोगों की डिमांड है कि इम्तिहान करा दिए जाएँ, बेशक स्कूल्स को बंद रखा जाए, कॉलेजेस को बंद रखा जाए, मगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद रखने का जो हुकूमती फैसला है वो मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हुकूमत ने SOPs जारी करके 1 जून से स्कूल्स ना खोले तो वो अपने SOPs के तहत स्कूल्स खोलने पर मजबूर होंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब उठने जा रहा है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुर्जा वहाब, जिनसे हम पूछेंगे सिंध में कौन सी मार्केट्स खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर सेहत तिजारत पंजाब में असलम इकबाल, उनसे पंजाब के हवाले से यही बात पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुछ वालिदैन के और तलबा के सवालात हैं हम उनके सामने रख देते हैं। शफकत महमूद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फैसला हतमी है आप और सूबों के दरमियान कि स्कूल 15 जुलाई तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह रही है कि जी हम तो खोलेंगे, इस वक्त हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं स्कूल्स के। ये हतमी फैसला है और ये सिर्फ वफाकी हुकूमत ने नहीं लिया, हमने सारे सूबाई हुकूमतों के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उनको सबको कंसल्ट किया, बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस की, और उसमें मजमूई तौर पे एक आधी आवाज़ थी कि ये अभी ना खोला जाए, एक आधी आवाज़ थी कि खोला जाए, लेकिन अदरवाइज मजमूई तौर पे सबका ये ख्याल था कि अभी वक्त नहीं आया कि स्कूल जो है वो खोले जाएं। और ये भी तज्जिया किया गया कि वालिदैन जो है वो भी कोई इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजें। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के तो ये फैसला किया गया कि 1.5 महीना और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और इसलिए 15 जुलाई तक ये एक्सटेंड किया, और ये मुतफिक का फैसला है। मतलब चले ये फैसला आपका हतमी है, मगर क्या इम्तिहानात का फैसला भी हतमी है या वो हो सकते हैं? क्योंकि तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि किसी के 9वीं जमात में नंबर अच्छे नहीं हैं, उसे फर्स्ट ईयर में अच्छी क्लास में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए बात के साथ, तो वो मैट्रिक में मेहनत अगर उसने की है तो वो कह रहा है मैं अगर नंबर्स अपने इंप्रूव कर लूँ तो फिर क्या होगा। अगर किसी ने सेकेंड ईयर में नंबर्स इंप्रूव कर लिया, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो उसका तो एडमिशन अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिला, बाद में इंप्रूव कर लिए तो फिर क्या होगा, और जिसके कम हो गए उसका क्या होगा, क्या उसका एडमिशन वापस हो जाएगा? ये किस तरीके से मामलात होंगे? देखिए जी, एग्जाम का भी बड़ा मुश्किल फैसला था, हमने बड़ी उसके बाद डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच विचार किया, और वही यही था कि अगर हम एग्जाम हमें डेडलाइन थी कि हमने एग्जाम्स को जुलाई तक, मिड जुलाई तक या जुलाई तक ख़त्म करना है, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने बड़ा गौर किया और हमने कहा कि जहाँ पे हमें कॉशन की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में आए, ट्रांसपोर्ट होके आए वगैरह, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए, और फिर एक फार्मूला बनाया गया, और फार्मूला यही बनाया गया कि जो गुज़श्ता बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसकी बुनियाद पे प्रमोट कर दिया जाए, और उसकी बुनियाद पे 11वीं के बुनियाद पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं, तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मगर इम्प्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इम्प्रूव करना चाहते हैं,
फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से, बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इंप्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा? क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज़्यादातर अपने उनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, और ज़्यादा जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का होता है। बाकी जहाँ तक ऑर्डिनरी कॉलेजेस में एडमिशन है, बाकी है, उसमें एक आपको तसलसल नज़र आएगा, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 11वीं के भी हैं, 12वीं के भी हैं। तो अगर एक इम्तिहान मिस होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड है पिछले इम्तिहान का, और उसकी बुनियाद पे हो सकता है। अगर कोई समझता है कि अगर उसका दाखिला हो भी गया है और वो समझता है कि मैंने दोबारा इम्तिहान देना है, तो वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात में मजमूई लोगों के लिए फैसला करना जो है वो यही था। बाकी बीच बीच में कुछ एनोमलीज हैं, उनको अगले चंद दिनों में हम बैठ के जहां जहां कोई गुंजाइश ऐसे चंद लोगों के लिए जो कि अपनी पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, या कोई और ऐसी चीज, या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसी चीज है, या जिनकी सप्लीमेंट्री आती है जो कि एक आधे मजमून में फेल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या तरीका निकल सकता है हेल्प करने का। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ओवरऑल ही सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि एग्जाम ना हुए तो फिर जो आगे के एडमिशन हैं उस हवाले से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ सवालात हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। साथ यूनिवर्सिटीज़ का बताइएगा, आपने जो फैसला किया है वो मैट्रिक और इंटर का किया है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स कब करने हैं कब नहीं करने हैं वो खुद फैसला करेंगी। उनके तालिब इल्मों को नहीं जा रहा ये मैसेज कि आपके भी एग्जाम्स डिले हो गए। जी, यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज क्योंकि तकरीबन सारे ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट हैं, और HEC जो है वो उनको कुछ हद तक रेगुलेट करती है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि यूनिवर्सिटीज के लिए हमें उसमें, और वो सेमेस्टर सिस्टम पे चलते हैं, तो हमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर हम इंटरफेयर करें। तो यूनिवर्सिटीज के जो अपने प्रोसीजर्स हैं, अपने SOPs हैं, और जो हदायत हैं HEC की, उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फैसले करें। और अभी तक कोई ख़ास इसमें हमें ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो वो ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे एक ऑटोनॉमी है और उसको ऑटोनॉमी को यूज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूनिवर्सिटीज़ अपने फैसले खुद करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उन पर मज़ीद वो देखेंगे कि किस तरीके से इस मामले को, जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसको एड्रेस किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मुर्ज़ा बाब साहब मौजूद हैं, साथ ही मियां असलम इकबाल वज़ीर सेहत और तिजारत पंजाब, सनत और तिजारत पंजाब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कौन कौन सी सनतें मार्केटें खुलने जा रही हैं। मैं मुर्ज़ा बाब साहब पहले आपसे, कराची में जैसे बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे, जो बड़ी मार्केटें हैं वो नहीं खुलेंगी, और छोटी छोटी दुकानें, अगर इलाके वाइज कुछ बता सकें आप ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या खुलने जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि ईद आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देना चाहूँगा कि कल NCOC की मीटिंग में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रपोजल आया था कि किन किन चीज़ों को खोल देना चाहिए और किस तरीके से क्या क्या नरमी करनी चाहिए। कल के इजलास के अंदर सूबों के साथ डिलिब्रेशन हुई फेडरल गवर्नमेंट की, और उसके बाद एक रिवाइज डॉक्यूमेंट आज सुबह हमें मिला। अगर वो रिवाइज डॉक्यूमेंट आप देखते हैं तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एग्जेम्पशन मिल रही है, या बुनियादी तौर पर जो नए कारोबार जिसको खुलने की इजाज़त दी जा रही है, वो या तो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड है, या जो रूरल एरियाज के अंदर दुकानें हैं या नेबरहुड शॉप्स हैं, इनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी वाज़ेह नेगेटिव लिस्ट है कि वो लिस्ट को वाज़ेह किया गया कैसी कौन कौन सी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड होंगी, जिनके ऊपर आज भी लॉकडाउन अप्लाई करेगा। मैं शहरियों के लिए उस लिस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है वो तमाम इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो कि 9 मई तक बंद थे, वो आज भी बंद रहेंगे सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा बंद रहेंगे, तमाम एजुकेशनल इदारे बंद रहेंगे, ऑफिसेज जो कि 9 मई से पहले बंद थे वो अब भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मैरिज हॉल, सिनेमाज, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर लार्ज गैदरिंग हो सकती है लोगों की, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इन तमाम चीज़ों को कैटेगोरिकली प्रोहिबिट किया गया है उस मुसव्वदे में जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सूबाई हुकूमतों को आया था, और हमने इन प्रिंसिपल इस मुसव्वदे से इत्तफाक किया था। हमारा जो अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रेन के हवाले से,
एयर ट्रैफिक के हवाले से, जहां तक इंडस्ट्रीज है, जहां तक दुकानें, मैंने आपको बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने खुद शॉपिंग मॉल्स को, शॉपिंग प्लाजास को, शॉपिंग सेंटर्स को काम करने की इजाजत नहीं दी है। यानी कि और ये जो फैसला है फेडरल गवर्नमेंट के साथ चारों सूबों का कंसेंसस है, तो आप जो भी बात बता रहे हैं अब वो फैसला है जो पूरे मुल्क में अप्लाई होगा, ये सिर्फ सिंध का नहीं है। इसलिए मुझे बता दें ऑफिसेज की जो आपने बात की, कि हमें काफ़ी लोग इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि भाई कल मैंने मंडे से हमने ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, तो जो लोग नहीं जा रहे थे वो मंडे को भी नहीं जा रहे हैं ऑफिसेज। जी, अगर मैं इस मुसव्वदे को देखता हूं कि जो लोग आज से पहले दफ्तर नहीं जा रहे थे, मंडे को उनका दफ्तर नहीं खुलेगा, वो जो प्रोहिबिशन है वो उनके ऊपर कंटिन्यू करेगी। और साथ में ये जो आपने कहा कि ऑफिसेज पर अप्लाई होगा, और बड़ी बड़ी मार्केट, एक तो जाहिर है कुछ हैं जो कि मॉल्स हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर लाइन से मार्केट दुकानें होती हैं, मगर वो मॉल नहीं है, मगर हमें नजर आता है कि एक लाइन से दुकानें, एक पूरी कतार के साथ दुकानें होती हैं, वो भी नहीं खुलेंगी कराची में। जी बिल्कुल, देखें इसके लिए भी एक थोड़ी एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि जो नेबरहुड शॉप्स हैं, यानी कि किसी इलाके में परचून की दुकान है, किरियानी की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, जो घरेलू अशिया की चीजें होती है, उनकी खरीदो फरोख्त की जो दुकानें नेबरहुड में, उनको काम करने की इजाजत दी गई है। बट उसके साथ साथ लिखा गया है कि इसमें मॉल्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, लार्ज मार्केट प्लेसेस नहीं होंगी, बल्कि जो मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको भी प्रोहिबिट किया गया है इस मुसव्वदे में। तो और जो रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे बताइए दुनिया में जहां लॉकडाउन हल्का सा भी नरम हुआ है, वहां रेस्टोरेंट्स को जैसे कहीं कहीं इजाजत दी गई है कि जी आपकी अगर 100 लोग आ सकते हैं तो 25 लोग आएंगे, आप खोल सकते हैं और एसओपीज को फॉलो करेंगे। इससे भी बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता होता है। डिलीवरी ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए वो एक्सेप्शन क्रिएट की गई है रेस्टोरेंट्स के लिए कि 10 बजे तक ये चीज कंटिन्यू करेगी। ये फैसला मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई जब मैंने टीवी चैनल्स पर देखा, मीडिया पर देखा, तो ऐलान ये था जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, और एक आम आदमी को अगेन ये तासुर किया जैसे लॉकडाउन 9 तारीख से खत्म होने वाला है। अगर आप वो कागज देखते हैं, वो मुसव्वदा जो प्रपोजल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया था, वो मुसव्वदा मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूं। ये तमाम प्रोहिबिशन, ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट खुद प्रपोज कर रही है। तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि तय कुछ करते हैं, ऐलान कुछ और कर देते हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर तशी करने की जरूरत है फेडरल गवर्नमेंट को। अपने ऐलानात के अंदर थोड़ी अगर क्लैरिटी ले आएगी और ऐलानात को उस डॉक्यूमेंट के ऐन मुताबिक कर देगी, तो मैं समझता हूँ शहरी जो है कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। मगर वज़ीर आज़म ने किया क्लैरिटी के साथ, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात अलग से बताई, मगर साथ में ये कहा कि इस चीज़ पर कंसेंसस हुआ है। रेस्टोरेंट्स के हवाले से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, रेलवे के हवाले से भी उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, मगर फिर बताया कि फैसला मगर उसके अदरवाइज हुआ है। मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है, आप रेलवे के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कंसिडर कर सकते हैं आने वाले दिनों में, या नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं 2-3 दिन में इस हवाले से फैसला हो सकता है। शादिब साहब, जो 6 तारीख को एनसीओसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सिर्फ सूबाई सिंध ने नहीं बल्कि चारों सूबों ने रेलवे के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह किया था। और इसीलिए मैं समझता हूँ सिर्फ सिंध ने अकेले मुकदमा नहीं लड़ा, चूंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें पीछे हटना पड़ा। जहां तक रेस्टोरेंट्स का ताल्लुक है, जो डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया, आप उसको भी देख लें, जो रिवाइज डॉक्यूमेंट आया उसको भी देख लें, उसके अंदर कोई चेंज रेस्टोरेंट के हवाले से नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ वफाकी वुज़रा के जो स्टेटमेंट्स आए, वो कभी भी डॉक्यूमेंटेड तौर पर सूबों के साथ शेयर नहीं किए गए थे, तो पता नहीं वो कहां डिस्कस हुए थे। सूबों के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं शादिब साहब इस बात को वाज़ेह करना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट का आज भी मौक़िफ़ है कि हमें कोरोना से लड़ना है, वफाकी हुकूमत से नहीं लड़ना। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ काम करें, और इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ ये जंग लड़ पाएंगे। मैं जरा जमील पराचा साहब हैं, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद। पराचा साहब, मुतमईन हैं आप? सहरी से लेकर 5 बजे तक, और ये तमाम सूबों के लिए अक्रॉस द बोर्ड फैसला हुआ है, किसी एक सूबे का नहीं है, कि खुली रहेंगी शॉप्स, या आपके अभी भी कंसर्न्स हैं इस हवाले से? देखें, अगर सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, चले हम इस दौरान भी कारोबार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ना होने से होना बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि फिर इस दौरान एक टाइमिंग अच्छी है कि सुबह 5 बजे से अगर कारोबार शुरू हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा रश होगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो रश लगाएं या कोई और बात करें। उनके अभी तो घाक का हमें बैठकर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सबकी पोजीशन एक ही जैसी है। लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ें शॉपिंग कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कारोबार शुरू हो जाएगा।
और ये जो पाबंदियों के साथ खुल रहे हैं कि जी मार्केट्स नहीं खुलेंगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे, मगर वैसे जो दुकानें वो खुलेंगी, इस पर आपका भी इत्मीनान है कि छोटी मार्केट्स देखें, छोटी मार्केट्स और छोटे दुकानदारों को खोलने के लिए कहा गया है। चले पहले मरहले में छोटी मार्केट, छोटे दुकानें खुल जाएं, उसके बाद जो है 2-3 दिन के अंदर बड़ी मार्केट्स और मॉल्स भी खुलवा देने चाहिए। आखिरी 10-12 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसा, और इतनी कोई मारा मारी भी नहीं होगी कि लोग बस पैसा लेके और मार्केटों में चले आएंगे। लिहाजा हमने 15 रमज़ान से कहा हुआ है, हमारे लोग इंशाल्लाह 15 रमज़ान से अपनी दुकानें खोल लेंगे। मुर्तज़ा साहब, ये हो सकता है कि आखिर के दिनों में रमज़ान में आप कंसिडर कर लें बड़े मॉल्स को भी खोलना और जो मार्केटें हैं वो खोलना? अच्छा शाजिब, ये जो ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है गालिबन 31 मई तक लागू होगा। मैं आपको वैसे सच्चाई के साथ ये बताऊं, हम तो इनके साथ ताजरों के साथ इंगेज कर रहे थे और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम दिन मुख्तस करके और सख्त SOPs के साथ शायद इनको काम करने की इजाज़त दे सकते हैं। हम जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी काम करने की इजाज़त दे सकते हैं ताकि ताजिर अपना रोज़गार चला सकें, गुजर बसर कर सकें। लेकिन हम इनको बार बार कहते रहे कि ये बार बार PTI की तरफ देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। अब तो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ गया कि वो उनके कारोबार को नहीं खोलना चाहते। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इनको देखने की जरूरत है कि जिन मुर्तज़ा बाब साहब, हमने कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा, ना हमने कभी उनसे मुलाकातें की हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मिले ज़रूर हैं, लेकिन हमारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मुर्तज़ा बाब साहब देखें, ये ताजिर हैं, अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, ये वफाकी हुकूमत अगर उन्हें कोई उम्मीद दिलाएगी तो उनकी तरफ देख लेंगे, आप उम्मीद दिलाएंगे तो उनकी तरफ देख लेंगे। इसमें कोई ज़ाती तौर पर गुस्से हो जाना या फिर इनको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। नहीं, तो शादी मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा। पर राजा साहब एक मिनट, मैं जरा इसकी तशरीह कर दूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैं सिर्फ बता ये रहा हूं आपको कि हम तो कॉन्स्टेंटली इनके साथ इन टच थे। हमें इनके प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का अदराक था और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ बार बार जा रहे थे। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूं कि कुछ PTI के लोगों ने ये कहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान ताजिरों की परेशानियों को समझते हुए इनको काम करने की इजाजत दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी। हम अलबत्ता आपके साथ इंगेज करेंगे और इंशाल्लाह अगर SOPs का तयन हो पाया, हम ऐसे चीजों का तय कर लें जिसके अंदर हम इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट आपके साथ इंगेज करना चाहेगी। मैं मुर्तज़ा पे जानना चाह रहा हूँ कि जो हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल वफाकी हुकूमत ही की तरफ से था, क्योंकि इसमें नजर आ रहा है कि फोकस है कंस्ट्रक्शन और अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं उन पर के जो ये उन्होंने ही कहा था और उन्होंने फोकस नहीं किया कि दूसरे ताजिर और इनकी भी चीजें खोली जाएं, दूसरी फैक्ट्रीज भी, ये नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल शादिब, मैं यही आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 2 कागजात आए। पहला कागज आया जब पहली मीटिंग हुई NCOC की, जिसको असद उमर साहब ने चेयर किया था। उस कागज के अंदर भी इनका कोई जिक्र नहीं था, फोकस कंस्ट्रक्शन एलाइड इंडस्ट्रीज की तरफ था। और उसके बाद जब हमारा उनका डायलॉग हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करके जो सेकंड डॉक्यूमेंट कल रात को हमें भेजा गया, जिसके ऊपर आज मीटिंग हुई, इसके अंदर भी इन छोटे ताजरों का, इन दुकानदारों का, मॉल्स का, शॉपिंग प्लाजा का, सेंटर्स का कोई जिक्र नहीं था। फोकस अगेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था, फोकस अगेन उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज थी। मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। राजा साहब, आप कोशिश करेंगे कि क्योंकि ज़ाहिर आप चाहते हैं कि ईद से पहले कारोबार है, ज़्यादा शॉप, इस वक्त बहुत ज़्यादा सीज़न होता है, तो सिंध हुकूमत को इंगेज करके आप कोशिश करेंगे कि मामला हो, या आप लोग खोल देंगे 15 रमज़ान से, अब हुकूमतें कुछ भी फैसला करें? भाई इंशाअल्लाह ताला कल हम इनसे आखिरी मुलाकात कर लेते हैं अपनी, जिस तरह की हो। हमारे अब लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। भूख और प्यास से हम कैसे लोगों को कह सकते हैं कि आप है ना दुकानें बस अपनी बंद रखें? अब दुकानें बंद रखना मुमकिनात में से नहीं है। मुर्तज़ा साहब, आप कोशिश करेंगे इस मसले को एड्रेस करने की और देखने की? तमाम ताजिर हमारे भाई हैं, उनकी परेशानियों का हमें अदराक है। इनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है इंशाल्लाह करेगी। लेकिन मेरी सिर्फ पराचा साहब से एक गुजारिश है कि जो लोग वरगला रहे हैं उनके वरगलाने में ना आए, जो लोग आपको इंसाइट करने की कोशिश करें उनकी इंसाइटमेंट में ना आए, हमारे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, डायलॉग करें। इंशाल्लाह जो कुछ हम अपने एम्बिट में रहते हुए आपके रास्ता निकाल सके, इंशाल्लाह रास्ता निकाला जाएगा इंशाल्लाह।
मुर्तज़ा बाब साहब मेरी अर्ज़ सुन लें, हम किसी के वरगलाने में नहीं हैं। आप यकीन करें कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ताजिर परेशान हैं अपनी भूख से, हमारे ताजिर परेशान हैं अपने मामला से, और हम किसी से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, हम किसी के पास नहीं गए हैं। जी मुर्तज़ा बाब साहब ताजिर हैं, ज़ाहिर है अपना काम करना चाहते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अगर कोई सियासी जमात इनके पास जाती है कि हम उनका मसला हल कर देंगे तो वो उसकी सुन लेते हैं उनके साथ, तो ताजिर हैं, अपना काम करना चाहते हैं। नहीं शाजिब, मैं बता ही रहा हूं कि पहले भी इन ताजिर भाइयों के साथ सिंध हुकूमत ने इंगेज किया और जो एक रास्ता इनके लिए निकला था वो सिंध हुकूमत ने निकाला था। और मैं अभी भी ये वाजे कर रहा हूं कि बाकी लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर सकते हैं, बयानबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन आपके मसाइल का अदराक हमें है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अदराक है तो मसाइल हल भी होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर सनअत पंजाब हमारे साथ मौजूद है। असलम इकबाल साहब, क्या क्या खुलेगा SOPs के तहत और क्या क्या नहीं खुलेगा? सबने मिलकर ही फैसला किया है, पंजाब के हवाले से बताइएगा। SOPs जो हैं वो हमने जारी की हैं, जो कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, जिसकी मैं आपको कुछ डिटेल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर हमने किताबचा एक उर्दू और इंग्लिश में दोनों के लिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए वो पूरा लिखा है। इसमें दुकानों के हवाले से भी है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में तमाम SOPs दी हैं जिसके मुताबिक कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री के अंदर किस तरह से काम करेगा, वो तमाम डायरेक्शन इसके अंदर लिख दी गई हैं। इसी तरह दुकानों को खोलने के हवाले से भी वो चीज़ें की गई हैं। अब आ जाते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अभी नहीं खोला गया, जिसमें रेस्टोरेंट भी हैं, जिसमें होटल भी हैं, जिसमें शादी हॉल भी हैं, इनको अभी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसमें हजाम की दुकानें भी हैं, अभी उनको भी ज़रा रखा गया है कि वो ना खोलें। लेकिन लाहौर के अलावा जो छोटी मार्केट्स हैं, जो लाहौर में भी कुछ एरिया में छोटी मार्केट्स हैं, उनको खोलने की इजाज़त जो है वो दी गई है कि वो सुबह के टाइम पे, सुबह से लेकर और शाम 5 बजे तक उनको खोल सकते हैं। जिस तरह के शाहज़ेब भाई आपको पता है कि पंजाब में 18 डिस्ट्रिक्ट में जो GT रोड के ऊपर है उनको ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है, बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें कोरोना के हवाले से इक्का दुक्का शायद केस कोई है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यानी कि कंसेंसस के साथ सबका एक ही फैसला है कि जो बड़े मॉल्स हैं लाहौर में भी, बड़ी मार्केटें, वो नहीं खुलेंगी। अभी फ़िलहाल नहीं, अभी क्योंकि हमारी टीम बैठी हुई है, हम उस पर ज़रा बैठ के काम कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम आ गया तो मैं इधर बैठ गया। किस किस सेक्टर की कौन कौन सी मार्केट जो है लाहौर में हम समझते हैं कि जहां पर हम SOPs को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ताकि उनको खुलवा दिया जाए, रश भी ना हो, कम रश हो और लोगों का रोज़गार ज़िंदगी भी चलना शुरू हो जाए। क्योंकि एक सीज़न ही होता है लोगों के पास, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग देखा जाए तो कपड़े के और शूज़ के, लोग बाहर से कपड़ा मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स मंगवाते हैं। वो रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो सीजनल उनके डिज़ाइन होते हैं, सारे मामलात होते हैं। इसी तरह शूज़ वगैरह। तो हमारी कोशिश है कि आगे चल के हम वफाकी हुकूमत से इस्तिता करेंगे कि चारों सूबों की मशावरत के बाद उन लोगों को भी रोज़गार का जो है वो मौके दे दिए जाएँ, ताकि वो भी थोड़ा सा जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी बेहतर अंदाज में कर लें। मतलब और ट्रेनें, एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट, इस हवाले से आपकी भी राय थी कि अभी नहीं खुलनी चाहिए जब ये फैसला कंसेंसस के साथ हुआ है अभी? जी ऐसे ही बात है, बिल्कुल। इसके ऊपर बड़ी NCOC की मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के अंदर हुकूमत पंजाब की तरफ से ये तजवीज़ रखी गई कि अगर हम डोमेस्टिक जो है फ़्लाइट्स को खोलना चाहते हैं तो हुकूमत पंजाब को इस लिहाज से उसमें कोई एतराज़ ना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जब एक सूबे से दूसरे सूबे के दरमियान जब लोग आ रहे हैं तो फिर वही मामलात हैं कि क्या उनके टेस्ट हुए हैं, नहीं हुए, अगर जिनके हुए हैं तो उनको आने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, बस इस तरह का कोई मामला चल रहा था। सो फ़िलहाल इसको रोक लिया गया। थोड़ी सी डिस्पैरिटी भी आ रही थी इस लिहाज से कि PIA और रेलवे एक आम छोटे कमज़ोर आदमी की सवारी है कि जो कि बेचारा थोड़े पैसों में कोई काम के लिए कराची गया हुआ है या कि लाहौर में आया हुआ है या दूसरे शहरों में या दूसरे सूबों में गया हुआ है, तो उसको भी अब लाजमी बात है जब ईद आती है तो एक रश आता है और अपने प्यारों के पास ईद करने के लिए आते हैं, जाते हैं, जो भी मामलात होते हैं।
तो वो थोड़ा सा हमें फील हो रहा था। तो फिर इस हवाले से इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका सूबों का, लिहाजा इसे थोड़ा सा पीछे अभी रख दिया गया है कि रेलवे को और पीएए और ये जो ट्रांसपोर्ट है आपकी उसको अभी फ़िलहाल हमने बंद रखा है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म ने जब ये सब कुछ अनाउंस किया, साथ ही एक ख़तरे की तरफ भी इशारा किया, वो आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।